हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए दोबारा लाइफ साइंस के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं पीटी 1 के। तो आज हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन हैं, किस तरीके से आपको आंसर करने थे, क्या आपके आंसर्स होने चाहिए थे। क्लियर। तो सारे क्वेश्चंस देखते हैं वन बाय वन। 20 क्वेश्चंस टोटल अभी हम लगाएंगे, तो देखते हैं आप कितने सही करते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज the volume of glomerular filtrate produced per minute आपको बताना है कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जनरेट होता है। 125 ml, 2 लीटर, 180 लीटर और 180 ml। तो आप देखोगे इसके अंदर आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि इनिशियल फिल्ट्रेट कितना जनरेट होता है, 180 लीटर। अगर 180 लीटर पर डे इनिशियल फिल्ट्रेट मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की बात कर रहा है, कितना है 180 लीटर पर डे। तो इसको पर मिनट में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पर मिनट, तो पर मिनट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करो। पर मिनट के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, पहले 180 लीटर को आप क्या करोगे, उसको एमएल के अंदर कन्वर्ट कर लो। तो एमएल के अंदर कन्वर्ट कैसे होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करके। हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, अब एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं, तो 24 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आ गया पर आवर। अब आपको क्या चाहिए, पर मिनट। पर मिनट में करने के लिए उसको दोबारा आपको 60 से डिवाइड करना होगा। तो आप उसको जब 60 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू क्या है, 125 ml। ठीक है, तो ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the significance of residual volume? रेसिडुअल वॉल्यूम का क्या सिग्निफिकेंस होता है। हमने बताया था ना कि रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में हर टाइम प्रेजेंट रहता है। क्यों रहता है, टू मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट, टू प्रिवेंट एल्वियोलाई फ्रॉम कोलैप्सिंग, टू मेक ऑक्सीजन अवेलेबल ऑल द टाइम, टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर गैसेस एक्सचेंज ऑल द टाइम। तो वो किसी तरीके की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन अवेलेबल करवाएगा। क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर का वॉल्यूम है, और वो वहां प्रेजेंट किस लिए है, ताकि हर टाइम ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूसली अवेलेबल रहे। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, थर्ड होगा, टू मेक ऑक्सीजन अवेलेबल ऑल द टाइम। राइट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द लंग्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एल्वुलाई। एल्वुलाई के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन से होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आप देखते ही कर दोगे। ट्रैकिया, ब्लड वेसल्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स। तो आप देखोगे इनके अंदर से एल्वुलाई के साथ कौन डायरेक्टली अटैच होता है, ब्रोंकियोल्स, है ना। इजी था, बहुत इजी था। मैच्योर मेमेलियन आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये हमें पता है। हाँ, देन हाउ दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता है। चलो देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है, बाय एमीबॉइड मूवमेंट, बाय यूजिंग हीमोग्लोबिन पिगमेंट, डायरेक्टली बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, बाय कैल्शियम आयंस। तो आपको पता है आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन कैरी करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, हमने पढ़ा था ना। तो मतलब आंसर क्या होगा, सेकंड होगा, राइट, बाय यूजिंग हीमोग्लोबिन पिगमेंट। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट, ब्लड प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, देखो ब्लड के अंदर मैंने आपको बताया था दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और सेल्स। सेल्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट आते हैं। यहाँ किसकी बात कर रहा है, ब्लड प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, मेन फंक्शन क्या है प्लाज्मा का, ट्रांसपोर्ट का ना, कार्बन डाइऑक्साइड, हॉर्मोन्स, अमीनो एसिड, इनमें से क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, या सारी ट्रांसपोर्ट करेंगे, सारे ही ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड प्लाज्मा के जरिए। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसपीरेशन किस तरीके का प्रोसेस है, इम्बाइबिशन, एक्टिव प्रोसेस, अननेसेसरी प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस। तो आप देखोगे ट्रांसपीरेशन में क्या हो रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है ना, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, जिस ट्रांसपीरेशन पुल क्रिएट होगा जिससे वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, वो पूरा का पूरा जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है वो कैसा होता है, पैसिव प्रोसेस है। वाटर ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी नहीं लगती। हाँ, ट्रांसपीरेशन को वैसे क्या बोला जाता है, लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम स्टोमेटा, राइट। तो ये प्रोसेस कैसा है, पैसिव प्रोसेस है, इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं लगती। क्लियर।
ओके, नेक्स्ट अगर देखें, इन ह्यूमंस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ कार्बेमिनोहीमोग्लोबिन इज, कार्बेमिनोहीमोग्लोबिन की फॉर्म में कितना CO2 ट्रांसपोर्ट होता है? तो आपको मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। वो 3 फॉर्म कौन 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 सी है? सबसे पहले हमने बात की थी बायकार्बोनेट, बायकार्बोनेट की फॉर्म में कितना परसेंट होता है? 70%। फिर मैंने बताया आपको कार्बेमिनोहीमोग्लोबिन, कार्बेमिनोहीमोग्लोबिन की फॉर्म में 23% एवरेज है ना, 20 to 23%। और बाकी का जो कह सकते हैं 6 to 7% किस फॉर्म में होता है? डिजोल्ड इन प्लाज्मा। तो थर्ड क्या हो जाएगा? डिजोल्ड इन प्लाज्मा। तो यहाँ पे किसका बोल रहा है? कार्बेमिनोहीमोग्लोबिन का, मतलब 23rd, ठीक है, 23% हो जाएगा, राइट। ओके, मैच द कंटेंट्स ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड को आपस में मैच करना है। तो देख लेते हैं कि कैसे ये एक दूसरे के साथ मैच करेगा। तो सबसे पहले आप देखोगे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज कहाँ? ब्लड कैपिलरीज, फूड वैक्यूल, नेफ्रिक फिल्ट्रेट या वेंट्रिकल से हो रहा है? अमीबा रीएब्जॉर्प्शन वन सेल थिक वॉल या थिक वॉल से के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो आप देखोगे ग्लूकोज किससे रिलेट कर रहा है, इसको देखो। उसके बाद देखो एक्सचेंज किसके थ्रू? ब्लड कैपिलरीज इससे हो रहा है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर हो रहा है, किससे हो रहा है? तो आप देखोगे ग्लूकोज जो है उसकी बात करें, वो कहाँ पे? नेफ्रिक फिल्ट्रेट में एब्जॉर्ब हो जाता है ना। तो वहां पे क्या हो रहा है? रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। मतलब ए का क्या हो गया? थर्ड, और क्यू, A3Q, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है A3Q। अब बी का देखो एक्सचेंज, ब्लड कैपिलरीज और वन सेल थिक। एक्सचेंज किसका एक्सचेंज होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है ना। वन सेल थिक वॉल होती है ब्लड कैपिलरीज की, वहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब बी फर्स्ट और यहाँ पे आर, राइट। उसके बाद देखो पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की जो पंपिंग कौन करते हैं? वेंट्रिकल्स करते हैं, है ना। तो सी का फोर्थ। और यहाँ पे देखोगे थिक वॉल्स, वेंट्रिकल्स के अंदर वॉल कैसी होती है? थिक होती है, तो मतलब ये हो गया, राइट। अब देखोगे सूडोपोडिया, सूडोपोडिया किस में होते हैं? अमीबा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो किस में हेल्प करते हैं? फूड वैक्यूल बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, तो आंसर क्या होगा? फोर्थ, है ना। तो आपको तीनों ये मैच करने थे आपस में, जिसके द्वारा आपके पास आंसर आ जाता है, राइट। ओके, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, पर आप लगा सकते हो इजीली, है ना। क्लियर? ओके फ्रेंड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फीचर ऑफ जाइलम बट नॉट ऑफ फ्लोएम? तो जाइलम का फीचर है, फ्लोएम का नहीं है। जाइलम और फ्लोएम किसके पार्ट है? वेस्कुलर बंडल के पार्ट है ना। तो अब देखो कि इसमें से कौन सा फीचर है जो जाइलम का है पर फ्लोएम का नहीं है। बोल रहा है सीव प्लेट्स आर प्रेजेंट। सीव प्लेट जाइलम में तो होते नहीं, फ्लोएम में होते हैं, पर हमें तो यहाँ पे जाइलम का फीचर पूछा है। कंडक्ट मटेरियल यूनिडायरेक्शनली, तो जाइलम तो यूनिडायरेक्शनली कंडक्ट करते हैं, हमेशा रूट से वाटर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे लीव्स के पास। जबकि फ्लोएम देखोगे, फ्लोएम कैसे होते हैं? बाय डायरेक्शनल होते हैं। बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या हो गया? दोनों तरफ, मतलब लीफ में खाना बना उसको नीचे रूट की तरफ भी लेके जाएंगे, यूजली न्यूली डेवलपिंग बर्ड्स के पास भी लेके जाएंगे, तो दोनों तरफ लेके गए। तो जाइलम यूनिडायरेक्शनली है, सही बात है। यूजुअली लिविंग सेल्स, आप देखोगे फ्लोएम जो होते हैं यूजुअली लिविंग होते हैं, फ्लोएम फाइबर को छोड़ के, पर जाइलम जो होते हैं यूजुअली कैसे होते हैं? डेड होते हैं, राइट। कंडक्ट फूड एंड मिनरल्स, तो फूड जो कंडक्ट करने का मेन काम किसका होता है? फ्लोएम का होता है, जाइलम का होता ही नहीं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया कि जाइलम का फीचर क्या है? कंडक्ट मटेरियल यूनिडायरेक्शनली, राइट। क्लियर? ओके, इजी। हाउ रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीथिंग? रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस बताना है। रेस्पिरेशन क्या है? फिजिकल प्रोसेस है, नहीं। ब्रीथिंग फिजिकल प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन नहीं होता। ब्रीथिंग टेक्स प्लेस आउटसाइड सेल, सही बात है। ब्रीथिंग जो होता है बाहर होता है, ठीक है। और जबकि रेस्पिरेशन जो होगा मेनली कहाँ होता है? सेलुलर, इंट्रा सेलुलरली होता है। रेस्पिरेशन डू नॉट इन्वॉल्व एनी इंजाइम, रेस्पिरेशन में बहुत सारे इंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई सीधी। ब्रीथिंग रिलीजेस एनर्जी, कोई एनर्जी रिलीज नहीं करती ब्रीथिंग, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? रेस्पिरेशन ब्रीथिंग से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ब्रीथिंग जो है आउटसाइड सेल होता है, जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है? इंट्रा सेलुलर होता है, सेल के अंदर होता है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेनली।
तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? सेकंड। राइट बच्चा? ओके। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल? ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको बताया था कैसे होती है। माउथ, फिर उसके बाद क्या आएगा? फेरिक्स, लैरिक्स, सॉरी लैरिक्स नहीं, फेरिक्स, फिर ईसोफेगस आएगा। गुलेट, गुलेट फर्स्ट पार्ट होता है ना ईसोफेगस का, वहां से ईसोफेगस, फिर स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन, है ना, इंटेस्टाइन के लास्ट में फिर रेक्टम और फिर एनस। तो इस तरीके से जाता है। तो इसके अंदर देखोगे स्टमक आ गया, फेरिक्स आ गया, एनस आ गया, पर पेनक्रियाज नहीं आया। तो पेनक्रियाज क्या अलग से होता है, जिसकी सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में आती है, पर वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? सेकंड। राइट? ओके। वाई रेट ऑफ ब्रीथिंग इज हायर इन एक्वेटिक एनिमल्स? एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर रेट ऑफ ब्रीथिंग ज्यादा क्यों है कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? तो टेरेस्ट्रियल एनिमल, ये तो क्वेश्चन हमने पहले भी लगाया है ना, क्योंकि हम देखते हैं ऑप्शंस में क्या है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। एक्वेटिक एनिमल्स कैन लिव फॉर सम टाइम विदाउट ऑक्सीजन। Amount of oxygen in air is higher than dissolved in water. Aquatic animals have better respiratory system, high energy requirements to swim in water. तो आप देखोगे एक्वेटिक एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कंपैरिजन करते हैं तो रेट ऑफ ब्रीथिंग एक्वेटिक एनिमल्स में ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो पानी में कम होती है जबकि एयर में ज्यादा होती है ना। तो आंसर क्या होगा? सेकंड। पहले भी किया हमने ये। राइट? ओके। इन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन आर्टरी, veins do not carry oxygen, artery always carry blood toward the heart और pulmonary artery carry deoxygenated blood। तो आप देखोगे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आर्टरी के अंदर ज्यादा नहीं होती, कम होती है। ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हुआ क्योंकि उसको पूरी बॉडी के पास ट्रांसपोर्ट करना है। एओर्टा की अगर बात करते हैं तो उसको ऑक्सीजन कहाँ पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है, बॉडी टिश्यूज के पास है तो ऑक्सीजन रिच होगा ना वो। वीन्स डू नॉट कैरी ऑक्सीजन, वीन्स ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है उसके अंदर, है ना, होता तो है। आर्टरी ऑलवेज कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट, गलत है, अवे फ्रॉम हार्ट। वीन्स कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट, राइट। पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सही स्टेटमेंट है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो कैरी करती है ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो ये कैसा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, क्योंकि इसको बाद में ऑक्सीजनेट करना है ब्लड को, ठीक है। तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होगा। क्लियर? ओके। मैमल्स एंड बर्ड्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। मैमल्स और बर्ड्स के अंदर कैसा हार्ट होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट। व्हाइल एम्फीबियंस एंड मोस्ट रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। और उनके अंदर भी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दोनों के अंदर, ठीक है। वट बेनिफिट डू फॉर्मर ऑर्गेनिज्म हैव ओवर लेटर? फॉर्मर मतलब मैमल्स और बर्ड्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट का क्या फायदा है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के मुकाबले? दे कैन जनरेट मोर एनर्जी, क्या उससे ज्यादा एनर्जी मिलती है? दे कैन इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो देखोगे अगर 4 चैम्बर्ड हार्ट है तो 4 चैम्बर हार्ट के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होगा, पहली बात। अगर ये दोनों सेपरेट होंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी, ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी तो उससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई इसका मतलब क्या? ये जो है अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि मैमल्स और बर्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं, जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? सारी स्टेटमेंट सही होगी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तभी तो ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी, तभी तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा। राइट? ओके। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना सारे के सारे? बहुत इजीली आप क्वेश्चन लगा सकते हो अगर कंसेप्ट सारे क्लियर कर रहे हो। राइट? यू कैन यू यूज टूथपेस्ट टू प्रिवेंट फ्रॉम डेंटल कैरीज। आप टूथपेस्ट यूज करते हो। ब्रशिंग टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स प्लैग बिफोर बैक्टीरिया प्रोड्यूस। तो अगर आपके दांतों में कुछ खाना वगैरह फंस गया है तो बैक्टीरिया उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं? सोल्ट, एसिड, अल्कोहल या बेस? तो आप देखोगे आंसर क्या होगा? एसिड। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एसिड, जिसकी वजह से आपका जो दांत जो है खराब होते हैं, है ना। वट इफ बाइल इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन लीवर? अगर लीवर बाइल सिंथेसाइज नहीं करता
तो क्या होगा। तो देखो बाइल का काम क्या होता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। चलो पहले ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है। HCl विल नॉट एक्टिवेट पेप्सिन। तो HCl का तो कोई इससे लेना देना ही नहीं है, क्योंकि बाइल जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होगा, HCl स्टमक के अंदर हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है। लाइपेज विल नॉट वर्क, ये हो सकता है। गॉल ब्लैडर साइज डिक्रीजेज, ऐसा कुछ नहीं होता कि गॉल ब्लैडर का साइज डिक्रीज हो जाएगा। प्रोटीन्स विल नॉट बी डाइजेस्टेड, प्रोटीन्स बाइल्स के डाइजेशन का रिलेशन, बाइल का प्रोटीन की डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो एक ही चीज है, लाइपेज विल नॉट वर्क, क्योंकि बाइल क्या करता है बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल के अंदर कन्वर्ट कर देता है ताकि लाइपेज वर्क करे फैट्स के ऊपर, है ना। तो लाइपेज को एक्टिवेट करता है एक तरह से बाइल, ताकि वो फैट डाइजेशन कर सके। तो आंसर क्या होगा, सेकंड। अगर बाइल नहीं बनेगा तो लाइपेज काम नहीं कर पाएगा। हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर लिम्फ, लिम्फ के लिए करेक्ट है, देख लेते हैं भैया कौन कौन सी है। सिंपल है, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स आर एब्सेंट, सही बोल रहा है, लिम्फ के अंदर आरबीसी और प्लेटलेट नहीं होती। फ्लो ऑफ लिम्फ इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम टिश्यू टू वीन्स, सही बात है, यूनिडायरेक्शन होता है, टिश्यू से वीन की तरफ ही जाता है फ्लो। कॉम्पोजिशन इज सेम एज ब्लड, ब्लड के जैसी कॉम्पोजिशन नहीं होती, ब्लड प्लाज्मा की जैसी कॉम्पोजिशन होती है। तो सेम एज ब्लड नहीं बोल सकते, क्योंकि ब्लड के अंदर तो ब्लड सेल भी आ गए, तो उसकी वो तो होते नहीं लिम्फ के अंदर, तो ये तो गलत हो गया। मिडल मैन बिटवीन बॉडी एंड टिश्यू फ्लूइड, बॉडी और टिश्यू फ्लूइड के बीच में मिडल मैन है, ये स्टेटमेंट भी सही है। मतलब 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो मतलब 3 आंसर हो जाएगा, राइट, इजी, ओके। तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप किया करो, आपके आंसर अपने आप आएंगे, ठीक है, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत ही नहीं होती। इन एनारोबिक प्रोसेस, एनारोबिक प्रोसेस बोल रहा है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड लीज्ड फ्रॉम 1 पायरुविक एसिड, एक पायरुविक एसिड से बोल रहा है, फॉर्म्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, सिंपल सी बात है, पायरुविक एसिड तो ग्लूकोज से ही बनेगा। अब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, अब बोल रहा है एक पायरुविक एसिड से कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे। देखो एक पायरुविक एसिड के अंदर से क्या रिलीज होता है एनारोबिक प्रोसेस में, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल के अंदर कितने 2 कार्बन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन होगा, पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं 3 कार्बन है, ठीक है। तो पायरुविक एसिड के 3 कार्बन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 2 कार्बन इथेनॉल में चल गए, 1 कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका मतलब एक पायरुविक एसिड से कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 1 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा 1, इजी, है ना। कंसेप्ट क्लियर है तो इजीली आंसर लगेगा, राइट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट फॉर्म फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, तो ट्रांसलोकेशन जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांट्स में, किस फॉर्म में होता है। तो प्लांट्स के अंदर फूड स्टोर तो स्टार्च की फॉर्म में होता है, पर स्टार्च की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होता, किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज, स्टार्च, अमीनो एसिड, ग्लाइकोजन। तो आप देखोगे जो वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है उसको, तो वाटर सोल्यूबल फॉर्म कौन सी होती है, सुक्रोज, तो सुक्रोज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, है ना, ओके। हार्ट बीट इज लिसन विद द हेल्प ऑफ, हार्ट बीट किससे सुनी जाती है यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो हर किसी ने देखा है, डॉक्टर अपने कानों में लगा के घूमता रहता है और जब देखो चेक करता है, हार्ट बीट को चेक करता है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, स्टेथोस्कोप यूज करता है ना। तो ये तो आप सबको पता ही होगा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। स्पायरोमीटर ये, और स्पिग्मोमैनोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर किसके लिए होता है, ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए। स्पायरोमीटर कहाँ यूज किया जाता है, कौन बताएगा मेरे को, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, देखता हूँ कितनों को पता है स्पायरोमीटर के बारे में, कि स्पायरोमीटर क्या कैलकुलेट करता है, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चंस थे, अब आप देखो कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, है ना। तो आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए और आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, इजी थे, हार्ड थे, ठीक है, या मीडियम ओके ओके थे, तो पता लगेगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसी हुई, क्लियर, ओके फ्रेंड्स। आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है, हैव अ नाइस डे।